हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। ये बेसिकली बोर्ड, जेई मेंस और सीटी तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में ये 4 मार्क्स 100% गारंटेड इससे क्वेश्चन आएगा। सीटी में गारंटेड 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। और बोर्ड में भी ये 8 मार्क्स 6 से 8 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसे अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो बहुत सारी इंग्लिश इसमें दी हुई है, समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि हमको इसमें क्या क्या देखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसे हम पूरा अपने वीडियो लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको थ्योरी समझ में आए तो एक्सरसाइज को खुद से लगाइए और देखिए कि चेक करिए कि आपके आंसर सही है गलत। अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को आगे देखकर अपने सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलो मैं चैप्टर की स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर का स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या है कि आपको इंग्लिश में कुछ भी लंबा चौड़ा दिया होगा तो यहाँ पर हमें इंग्लिश आती या नहीं आती मैटर नहीं करता, हमें मैथमेटिकली बात करनी है। हमें इंग्लिश में ये नहीं देखना कि नोट लगाए कि नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं, ये इंग्लिश का कौन सा टाइप है, डेंट मैटर। मुझे भी नहीं आती इंग्लिश तो ना इंग्लिश से हमें कोई लेना देना। हमें जो बात करनी है वो मैथमेटिकली करनी है। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या होता है? तो वो स्टेटमेंट या तो हमेशा के लिए ट्रू हो या हमेशा के लिए फॉल्स, तो उन्हें हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर से समझ लो मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखो, द स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। या तो हमेशा के लिए ट्रू होगा या हमेशा के लिए फॉल्स होगा। तो ऐसे स्टेटमेंटों को हम क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो फॉल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं कि जो ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं, तो वो इंग्लिश के स्टेटमेंट होंगे, मैथ के स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन सा होगा? या तो वो हमेशा के लिए ट्रू हो या हमेशा के लिए फॉल्स। चलो कुछ एग्जाम्पल लेके इस बात को मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला सन राइसेस इन द ईस्ट, तो ये बिल्कुल सही बात है। सही बात है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। 5 into 2, ये मतलब ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये हमेशा के लिए ट्रू है। 5 into 2 = 11, तो ये हमेशा के लिए गलत है। तो ये इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बट इसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स है, क्योंकि 5 into 2 11 नहीं होता, 10 होता है। तो ये या तो हमेशा के लिए सही हो या हमेशा के लिए गलत हो। ऐसे स्टेटमेंटों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं आगे और चीजें समझते हैं क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, अगला हमने लिखा एवरी ट्राइंगल है 3 साइड। बिल्कुल सही बात है, इसकी ट्रू वैल्यू भी कितनी है? ट्रू। x + 2 = 5, ये ट्रू होगा जब x की वैल्यू 3 हो, और x की वैल्यू 3 के अलावा 4 5 6 ले ली तो ये ट्रू नहीं होगा। मतलब कुछ वैल्यू के लिए ये ट्रू है, कुछ वैल्यू के लिए ये फॉल्स है। तो क्या होगा? इट इज नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये कभी भी ट्रू हो सकता है x = 3 के लिए, कभी भी फॉल्स हो सकता है x = 4 5 6 7 8 के लिए। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ही नहीं। क्लियर है? तो इसके ट्रू फॉल्स की बात ही नहीं कर रहे। जो दोनों ट्रू फॉल्स दोनों पॉसिबल है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, x + 5 = 7 when x = 2। सही बात है, जब x = 2 के लिए बात कर रहा है तो ये बिल्कुल सही है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 2। तो हम बोल सकते हैं जब x = 2 है तो x + 5 7 होगा। यह हमेशा के लिए सही है, कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने लेट अस गो फॉर ए टी, चलो चाय के लिए चलते हैं। तो भाई जरूरी नहीं है कि मेरे कहने पर जाए नहीं जाए, या आपके कहने पर जाए नहीं जाए, या आप मुझसे कहोगे चलो सर चाय पीने चलते हैं तो जाए नहीं जाए, तो कुछ भी नहीं कह सकते। मन होगा तो जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही नहीं है। मतलब जिस स्टेटमेंट को देख के आप बोल ही नहीं सकते कि भाई ये अच्छा है बेटा। जैसे मैं बोलूं कि विराट कोहली दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर है, तो इट इज नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट करेंगे यस विराट कोहली से अच्छा प्लेयर है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये तो बहुत ही बकवास है। ठीक है, तो इसलिए जो हमेशा के लिए ट्रू नहीं है या हमेशा के लिए फॉल्स नहीं है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इंग्लिश में कौन सा स्टेटमेंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं बोलूँ सिट डाउन तो कुछ बच्चे बैठेंगे, कुछ बच्चों को तो सुनाई नहीं देगा, इसलिए ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है।
ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू है या फिर हमेशा के लिए फॉल्स है, वही केवल मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, बाकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होते हैं। तो ये तो बात हुई सिंगल स्टेटमेंट की, कि मैंने एक एक स्टेटमेंट बोल दिया, हमने पता कर लिया कि ये ट्रू है या फॉल्स, ये दोनों हो सकता है, तो लिख दिया नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जब एग्जाम में अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो इसके लिए आंसर लिखेंगे इट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट इज true. It is a mathematical statement, but it is false. It is not a mathematical statement. It is not a mathematical. It is mathematical statement, but it is true. क्लियर है? तो आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई। जब सिंगल स्टेटमेंट की बात, जब आगे बढ़ते हैं तब दो स्टेटमेंट को ऐड करते हैं। दो स्टेटमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो वो ट्रू हो या फॉल्स, तो डिपेंड करेगा कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स। इसके लिए कुछ यूज होते हैं, वो साइन है, ये वी है, ये उल्टा भी है, ये कंजक्शन बोलते हैं, इसे हम एंड भी बोलते हैं और इसे हम और बोलते हैं। मतलब जैसे कि मेरा कोई भी स्टेटमेंट दिया है, मान लो T1, बीच में लिखा है और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दिया है T2, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम डिसजंक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर और स्टेटमेंट बोलते हैं। इनकी टेबल कैसे बनेगी मैं बना देता हूँ। जैसे एक स्टेटमेंट मान लो T1 की जगह हम कोई स्टेटमेंट A और T2 की जगह कोई स्टेटमेंट अगर हम B यूज करें, तो टेबल कुछ ऐसे आएगी A B और साइन बनेगा A और B का। अगर ये दोनों ट्रू है तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी वो ट्रू आएगी। अगर इनमें से ये फॉल्स है ये ट्रू है, फिर भी हम इसे बोलेंगे ट्रू। अगर ये फॉल्स है, सॉरी ये ट्रू है ये फॉल्स है, तब भी हम बोलेंगे ये ट्रू। अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो हम बोलेंगे ट्रू, तो इसे बोलेंगे फॉल्स। आप ऐसे समझ लो कि मान लो कि बारामती में 2 लाइन है, एक एमआईडीसी की लाइन इलेक्ट्रिसिटी लाइन और इधर विमान रोड की लाइन। तो आप ऐसे मान के चलो आपके घर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी लानी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन है। तो आपके पास, ये मैं आपको सर्किट बना रहा हूँ, अगर आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा हो तो और का सर्किट ऐसा होता था, इनमें से कहीं एक से भी स्विच ऑन हुआ तो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, मतलब आपका सर्किट काम करेगा। ये तो स्टेटमेंट है, ये तो सर्किट जो बनाया है मैंने फिजिक्स के अकॉर्डिंग बनाया, इसे भूल जाओ। ये टेबल आपको याद रखनी है, ए बी, ए और बी। तो ये अगर दोनों में से अगर एक भी ट्रू है, ये ट्रू लिखा हुआ है, एक भी ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। एंड का क्या है, एंड में स्टेटमेंट ऐसे आएंगे ए एंड डी। चलो यहाँ पे एंड की जगह और भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड होते हैं, बट शर्ट डट जो भी है, तो मैं तो बोलूंगा और के छोड़ के जो भी कुछ भी इंग्लिश अगर 2 स्टेटमेंट के बीच में यूज हो रही है, आप ये मान के चलो कि वो एंड का काम कर रहे हैं। टेबल कैसे बनेगी, ए बी, और इसे लिखते हैं ए एंड बी। इसमें क्या है, अगर दोनों ट्रू हैं तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होंगे, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है, आपने सेट थ्योरी भी पढ़ रखी है, तो बिल्कुल सेट थ्योरी वाला ही काम है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल सेट थ्योरी से रिलेट कर लो, इसे कहीं से भी रिलेट कर लो, बस समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बोलूं कि या तो टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लो या फिर बुकलेट सॉल्व कर लो, आप बच जाओगे। तो दोनों में से अगर एक भी होमवर्क कर रहा है तो तुम क्लास में बैठ जाओगे। मतलब नहीं, टेक्स्ट बुक भी करना है बुकलेट भी करना है, दोनों करनी है तभी बचोगे। तो दोनों करके लाओगे तो बचोगे, वरना आपकी पिटाई पक्की है। ये आप इस तरह से समझो। एंड का मतलब है बोथ वर्क कंपलसरी, और का मतलब है आपके पास ऑप्शन है, उनमें से एक कर लो, दोनों कर लिए तो बहुत अच्छी ही बात है। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी 2 स्टेटमेंट मैंने बताए, कंजंक्शन डिसजंक्शन, इसे मैं एंड बोलता हूँ, इसे और बोलता हूँ। तो ये स्टेटमेंट ए और बी, ये टेबल है, ये सर्किट है। अच्छा, इसका भी सर्किट जानना है तो ये सर्किट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लाइट स्विच लगा हुआ है, ये दोनों ही स्विच अगर ऑन होंगे तभी ये ऑन होगा, दोनों में से अगर एक भी गड़बड़ है तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये फिजिक्स की बात है, तो बस शॉर्ट में याद रखने के लिए, समझने के लिए बताइए, इन्हें नोट करिए। हम और 2-3 टाइप देखते हैं। चलो, हमने अपने तीनों लिखे हैं नेगेशन। इसे मतलब नेगेटिव करना, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट मान लो ए है तो उसका उल्टा आएगा माइनस है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट का नेगेशन हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। कैसे यूज होता है ये मैं आपको अभी क्वेश्चन करते समय, जब मैं अभी एक्सरसाइज 1 सॉल्व करूंगा तब आप इस बात को समझोगे।
कंडीशनल का मतलब क्या है? कंडीशनल का मतलब है इफ कोई स्टेटमेंट दिया है, मान लो ये स्टेटमेंट ए है और फिर लिखा है देन, फिर कोई स्टेटमेंट लिखा है इंग्लिश में बी। जैसे मैं बोलूँ इफ, मतलब आप कुछ भी मान लो कि अगर वर्षा होगी तो मैच खेलेंगे, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट ए देन बी, मतलब इफ ए है तब बी है, इस बारे में ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए एरो बी। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका माइनस ए, ये माइनस साइन है, ये एरो साइन है। तो कैसे काम करता है? ए बी, ए एरो बी। ठीक है, चलो आप ये समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने होमवर्क दिया और आप होमवर्क करके लाए, तो आप कैसे बच्चे हो? अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय। अगर मैंने होमवर्क दिया, आप होमवर्क नहीं करके लाए, क्या होगा आपका? ऑब्वियसली बात है, पिटाई होगी, और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है। अगर मैंने होमवर्क नहीं दिया फिर भी आप करके लाए, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर मैंने होमवर्क नहीं दिया, नहीं करके लाए, तो ऑब्वियसली बात है अगर ऐसा है तो मैं आपकी पिटाई नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रू, गुड। तो आप ऐसे समझिए इसको। अगर होमवर्क देंगे तो आपका केवल ये एक स्टेटमेंट ऐसा है जो फॉल्स है, बाकी सारे केस कैसे हैं? ट्रू है। होमवर्क दिया आप करके लाए, अच्छी बात है। होमवर्क दिया, मैंने होमवर्क दिया आप नहीं करके लाए, ऑब्वियसली बात है आपकी पिटाई होनी होनी है। मैंने होमवर्क नहीं दिया है, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप करो या मत करो, दोनों ही केस में आप बच जाओगे। तो ये होता है कंडीशनल ए वेरो बी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या याद रखना है कि ए एरो बी की जो वैल्यू है, जो इक्विवेलेंट, उसे हम माइनस ए और बी लिख सकते हैं। इस बात को हम आगे यूज करेंगे, जरूरत पड़ने पे। याद रख लो कि ए बैरो बी माइनस ए और बी के इक्वल होता है। बाई कंडीशनल मतलब डबल एरो, ये कुछ ऐसे आएगा कि कोई स्टेटमेंट मान लो आपको ए दे रखा है, यहां लिखा इफ एंड ओनली इफ, और इसके बाद आपको कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है बी, तो ये हो जाएगा आपका ए एरो बी। तो ए बी, और यहाँ पर आ गया ए डबल एरो बी। तो इसकी टेबल कैसे होने की? टी टी, टी एफ टी, एफ है। ये टेबल से आपको याद करनी है। टी टी के केस में आंसर आएगा टी, टी एफ के केस में आंसर आएगा एफ, एफ टी के केस में आंसर आएगा एफ, एफ एफ के केस में आंसर आएगा टी। मतलब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आंसर आएगा टी, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आंसर आएगा एफ, एफ टी का भी हो जाएगा एफ और एफ एफ का हो जाएगा टी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए लगेगी, वो मैं बता देता हूँ कि ए डबल एरो बी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए एरो बी एंड विद ए एरो बी एंड विद बी एरो ए। मतलब इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, दोनों रेसिप्रोकल, ए से बी को भी चेक करते हैं, बी से ए को भी चेक करते हैं। मैंने होमवर्क दिया आप करके लाए, अच्छी बात है। या आपने मुझे काम दिया मैं करके लाया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। मैंने होमवर्क दिया आप नहीं करके लाए, एंड के केस में बताया था अगर एक भी गलत है तो आंसर गलत आएगा, दोनों सही है तभी आंसर ट्रू आएगा। तो मैंने होमवर्क दिया आप नहीं करके लाए, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब आपने होमवर्क दिया था मैं नहीं करके लाया, इसलिए ये फॉल्स हो गया। और मैंने आपको नहीं दिया, आपने मुझे कोई काम नहीं दिया, तो सही बात है। इसलिए ये याद रखना। इसको दूसरा इक्विवेलेंट तरीका ए और बी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, माइनस ए और बी एंड में यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी और ए। इन्हें आप थोड़ा अच्छी तरह समझ लो इनको कैसे करते हैं। इसके बाद एक और हेडिंग पढ़ेंगे, देन टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। चलो एक और एक चीज पढ़ते हैं। कभी कभार में एक स्टेटमेंट दिया होता है, बोलता है इसका कन्वर्स निकालो, इनवर्स निकालो, कंट्रा पॉजिटिव निकालो। तो कैसे निकालते हैं? तो अगर कोई स्टेटमेंट पी एरो क्यू है, तो अगर हम इसे क्यू एरो पी कर दें तो इसे बोलते हैं कन्वर्स। इनवर्स का मतलब है दोनों के आगे नोट लगा दिया, और कंट्रा पॉजिटिव का मतलब है इनवर्स निकाल के उसका भी आगे पीछे कर दिया। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, इफ इट इज रेन, तो जैसे मैंने बोला था कि एरो वाले में आगे इफ दिखेगा, फिर कोई स्टेटमेंट ए दिखेगा, फिर देन दिखेगा, फिर कोई स्टेटमेंट दिखेगा बी। तो ऑब्वियसली बात है ये हो गया
ए एरो बी। पहले आप ये समझिए, आगे इफ, बीच में देन, ये हो गया ए एरो बी। अब आपको इसका कन्वर्स चाहिए, इनवर्स चाहिए, कंट्रा पॉजिटिव चाहिए, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप खुद से निकालिए। कन्वर्स, तो कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स होता है बी एरो ए, कन्वर्स होता है बी एरो ए। तो इसमें लिखेंगे इफ मैच विल बी कैंसिल, क्योंकि पहले बी की बात हो रही है, तो ये हमारा ए स्टेटमेंट है, ये हमारा बी स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर आएगा, लिख लेना खुद से, इफ मैच विल बी कैंसिल देन इट इज इन। क्लियर है। अगर यहीं पे मैं इनवर्स की बात करता, तो इनवर्स की बात के लिए क्या है, माइनस ए एरो माइनस बी। तो माइनस को कैसे यूज करते हैं मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे आएगा माइनस ए, मतलब ए इट इज नॉट रेन। क्लियर है। देन मैच विल नॉट बी कैंसिल। क्लियर है। तो दोनों के आगे तुम्हारे नोट आ जाएंगे, इससे तुम्हारा इनवर्स हो जाएगा। और लास्ट क्या है, कंट्रा पॉजिटिव, तो कंट्रा पॉजिटिव होता है तुम्हारा माइनस बी एरो माइनस ए। तो ऑब्वियसली बात है, ये स्टेटमेंट पहले आ जाएगा, इफ मैच विल नॉट बी कैंसिल देन इट इज नॉट रेन। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है वो आप देख लेना, बस मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि आगे पीछे कैसे करते हैं और इसे सेटलमेंट कैसे करते हैं। इतना करने के बाद अब हम अपनी पहली एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करते हैं। तो आपके पास टेस्ट बुक होनी चाहिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आंसर बताते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। जिनको यहाँ तक समझ में आ गया टेस्ट एक्सरसाइज को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो को टेस्ट बुक लेके सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है, वहां से परचेस कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन इसके अंदर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट इज ए ट्रू वैल्यू। ठीक है। पहला दिया है 5+4 = 13। तो 5+4 13, ऑब्वियसली बात है कभी नहीं होगा, इसलिए पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स। क्लियर है। दूसरा दिया है x-3 = 14। तो x-3 = 14, ऑब्वियसली बात है x = 17 के लिए ट्रू है, बाकी के लिए फॉल्स है। मतलब ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो सकता है, कभी फॉल्स हो सकता है, इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगला है क्लोज द डोर। वही तुम्हारे कहने से कोई डोर को क्लोज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगला 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये सही बात है कि 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये बात बताई जाती है कि कोई भी नंबर आप लिख लो, रियल हो इमेजिनरी हो, कोई भी लिख लो, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा होता ही है। और इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ये फॉल्स और एफ और टी है, इनको हम उनकी ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है। अगला है प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो ये भी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये इंग्लिश की स्टेटमेंट है, इनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। अगला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑब्वियसली बात है जो छठवां क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। अगला दिया है x² = x। तो x² = x केवल 1 के लिए सही होगा और किसी नंबर के लिए सही नहीं होगा। रियल में अगर बात करो तो 2 3 4 के लिए गलत होगा, तो वो स्टेटमेंट कभी किसी के लिए सही भी हो सकता है, बाकी के लिए गलत, इसलिए वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगला दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट, कि क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर आएगा यस, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो भी ट्रू। अगला दिया है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो भैया ये तो आप पर डिपेंड करेगा, आधे से लोग इसका मजाक ही उड़ाते हैं, आधे से लोग इसे बोलते हैं कि हाँ पसंद है, आधे से अनलाइक करते हैं, इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगला देन सेट इन द वेस्ट। तो ऑब्वियसली बात है सही गलत है, इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगला दिया और रियल नंबर्स आर होल नंबर। तो रियल नंबर होल नंबर्स होंगे, तो ऑब्वियसली बात है सही है या गलत, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है नहीं। ये और रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो सारे रियल नंबर्स होल नंबर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। कैन यू स्पीक इन मराठी। तो ये डिपेंड करेगा कि आप मेरे से बोल रहे हो, आपसे पूछ रहे हो, तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगला क्वाड्रेटिकल 7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सम रूट ऑफ क्यूटी 0। ऑब्वियसली बात है, आप याद कर लो अभी के लिए कि इसका आंसर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये ट्रू है। अगला दिया इट रेन हैवीली, ये सही है या गलत है। तो मेरा आंसर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है।
तो पहला क्वेश्चन प्रॉपरली समझ लीजिए कि कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कौन सा नहीं है। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहा हूँ जो कि मेरे पास है, आप भी खरीद लीजिए मार्केट से। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने बोला राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, ठीक है। तो इनमें दो स्टेटमेंट देखो, पहला दिया है नागपुर इन महाराष्ट्र, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे पी, इसमें लिखेंगे नागपुर, हमें पूरा लिख के आना पड़ेगा फॉर इज इन महाराष्ट्र, हमें इस तरह से पूरा टेक्स्ट बुक में लिखना चाहिए। मैं केवल पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बाकी को आप खुद लिखेंगे। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु, क्लियर है। तो ये पी और क्यू आपके आ गए। अब बीच में क्या लगा हुआ है एड, तो आंसर आएगा पी एंड क्यू। तो ये इसका सिंबॉलिकली आंसर हो गया। चलो अब नागपुर महाराष्ट्र में है कि नहीं पता कर लो, सही बात है तो इसके नीचे लिखने का ट्रू एंड क्यू। चेन्नई तमिलनाडु में है या नहीं, तो ऑब्वियसली बात है तो ये ट्रू, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर तमिलनाडु में है तो टी, नहीं है तो फॉल्स। उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल्स लिखाई थी, उन्हें आप देख सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू आप निकाल लीजिए, मैं केवल सिंबॉलिकली फॉर्म लिख रहा हूँ। अगले में दिया है ट्राइंगल इक्विलेटर और आइसोसेलेस, तो ये हो जाएगा पी और क्यू। पी के अंदर आप लिखोगे ट्राइंगल इज इक्विलेटर, पी के अंदर लिखोगे ट्राइंगल इज इक्विलेटर, और क्यू के अंदर लिखोगे ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो मैं एक लिख के बता दिया हूँ, बाकी आपको लिखने हैं। बीच में और का साइन है, इसलिए मैंने और का साइन बना के लिख दिया पी और क्यू। इसका सॉरी दूसरे का ये पहला पार्ट है, ये दूसरे का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट की बात करी जाए तो क्या दिया है, एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब बताया था मैंने पी डबल एरो क्यू। इफ एंड ओनली जाके देखिए, मैंने भी जो 5 टाइप लिखाए थे उनमें डबल एरो आता था इफ एंड ओनली इफ अगर बीच में आया हुआ है तो ये हो जाएगा पी डबल एरो क्यू। एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है, सही बात है, तो उसे चेक कर लीजिए। अगला एंगल इज नेदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। मैं इस वाले को करके बताता हूँ कि चौथा वाला कैसे करेंगे। तो नाइदर और नॉर यूज कर दिया है तो बहुत ऑब्वियसली बात है, इसे अच्छे से करना पड़ेगा। तो पी स्टेटमेंट में आप लिखोगे एंगल इज एक्यूट। नोट वाले को हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट मारते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में समझा दूंगा मैं आपको। अगला आएगा एंगल इज ऑब्ट्यूज। आप इस तरह से दो स्टेटमेंट लेंगे पी और क्यू। बीच में जो नो और नाइदर आएंगे उनको भी हम निगलो मारेंगे, उनको हम पी और क्यू के अंदर नहीं लेते, याद रखिए अगर आपको बोर्ड में मार्क्स चाहिए। तो उन्होंने दिया है एंगल इज नाइदर एक्यूट। नाइदर एक्यूट का मतलब हो गया माइनस पी, नॉर का मतलब और मतलब और, नाइदर एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूज मतलब माइनस क्यू। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा माइनस पी और माइनस क्यू। क्लियर है, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन ले, चलो 5 हमारे हो गए, छठवा देखते हैं। ही में हैज वाइन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है तो पहला जो स्टेटमेंट है उसे पी, तो बाद का स्टेटमेंट है उसे आप क्यू कंसीडर करके सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी एरो क्यू। ये हमारे छठवा क्वेश्चन सेकंड का 6 पार्ट हो गया, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, एरो कहीं भी नोट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। अगला एक्स इज नॉट रेशनल नंबर बट ए स्क्वायर इज एम्प्टी। तो इसको मैं समझाता थोड़ा अच्छे से, आप समझने का ट्राई करिए, ये बहुत से लोगों को डाउट रहता है। तो पी स्टेटमेंट आएगा एक्स इज इरेशनल नंबर, ठीक है। और क्यू स्टेटमेंट आएगा एक्स इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ठीक है। मैंने बीच में क्या है बट तो सर आपने पढ़ाया ही नहीं, तो जो स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ाया कि बीच में जो ऐड कर रहे हैं वो सब एंड के अंदर आते हैं। तो ये आएगा माइनस पी एंड क्यू। माइनस पी क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है एक्स इज नॉट, उस नॉट का काम ये करेगा। क्लियर है सर, यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड में अलाउ नहीं है, बोर्ड में अलाउ नहीं है। बोर्ड में बगैर नॉट के स्टेटमेंट को पी मानते हो, यहाँ पर हम इसे
माइनस पी से डोनेट करते हैं। चलो अगला देखते हैं थर्ड। थर्ड भी दिया है 4 इज ऑड एंड 1 इज प्राइम, तो बनेगा और की वजह से पी और क्यू। अच्छा इनकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। 4 इज ऑड, 4 ऑड है नहीं, फॉल्स हो गया। अच्छा 1 इज प्राइम नहीं, तो फॉल्स फॉल्स का और क्या होता है फॉल्स। इसे चेक करने के लिए मैंने आपको टेबल्स लिखाई हैं सबकी, वो टेबल्स आपको प्रॉपरली कर वर्क करनी पड़ेगी। जैसे इसका तीसरे का ये तो पहला पार्ट है, तीसरे के अगर मैं दूसरे पार्ट पे जाऊं तो 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड, तो ये बनेगा पी एंड क्यू। चलो क्या 64 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है। चलो 46 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल गलत बात है। तो मैंने एंड में बताया था कि एक भी गलत है, तो जो आंसर है वो कैसा होगा, गलत होगा। ये एंड के अंदर बताया था। अगला है 5 इज ए प्राइम नंबर, तो पी एंड की जगह से एंड, और दूसरा स्टेटमेंट है क्यू। 5 प्राइम नंबर है, सही बात है, ट्रू एंड। अगला है 7 डिवाइड 94, तो 7 94 डिवाइड मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, नहीं होगा तो ये हो गया फॉल्स, तो आंसर आ गया फॉल्स। अगला दिया है इट इज नॉट ट्रू, यहाँ पर दो स्टेटमेंट नहीं है, मैं इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ। ये थर्ड पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट बता। इट इज नॉट ट्रू मतलब माइनस, इट इज नॉट ट्रू मतलब माइनस 5, दिस इज रियल नंबर माइनस पी। तो आप इसमें क्या लिखोगे, पी को लिखोगे 5 माइनस 3i इज ए रियल नंबर, और इसका आंसर जो होगा वो आएगा माइनस पी। 5 5 दिया है दिस इफ दिस, तो ये पी एरो क्यू। ट्रू वैल्यू कैसे चेक करेंगे, 5 इंटू 3 8 होता है, नहीं होता है, फॉल्स। दूसरा ये हुई फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का क्या आंसर आएगा, ट्रू। मैंने आपको काम नहीं दिया, आप नहीं करके लाए, जो कि पहले से उम्मीद है कि देने पे नहीं होता, तो बिगड़ दे तो होमवर्क होगा ही नहीं। चलो अगला है मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ, बोले तो पी डबल एरो क्यू, दोनों की वैल्यू लिखो, पी ट्रू है या फॉल्स, क्यू ट्रू है या फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग टेबल से इसका आंसर निकालो। ऐसे ही अगले तीसरे का अगला पार्ट आप कर सकते हो, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 8 पार्ट दिए, मैंने उनमें से 4 लिए, एक एक करके समझते हैं। जैसे दिया पी, पी कैसा है, ट्रू, और की जगह और। क्यू कैसा है, क्यू है ट्रू, एंड आर कैसा है, फॉल्स। तो आप एक एक करके पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, टी और। टी एंड एफ का आंसर क्या बताया था, एफ, एफ और टी का आंसर आएगा टी। ये टेबल आप देखिए, जब एंड में जाओगे तो अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, और के लिए अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। पी एरो क्यू का मतलब हो गया टी एरो टी, आप इसे ऐसे लिखिए, और की जगह आर की जगह फॉल्स एरो फॉल्स। तो ब्रैकेट टी एरो टी कितना होगा, टी। मैंने काम दिया आप करके लाए, अच्छी बात है, और मैंने काम नहीं दिया नहीं करके लाए, जो कि ऑब्वियसली बात है, होना ही यही है। तो टी और टी का और कितना आ जाएगा, टी। चलो इसको समझते हैं। ये आएगा, यहाँ दिया माइनस पी एरो क्यू, माइनस पी का मतलब हो गया फॉल्स, एरो ट्रू। मैंने काम नहीं दिया और आप करके लाए, जो कि होना इम्पॉसिबल है, फिर भी ठीक है, आया है कैसे लिख। माइनस आर का मतलब हो गया ट्रू, क्योंकि तुमको दिया है कि आर फॉल्स है, तो माइनस आर कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और की जगह और, क्यू की जगह टू एरो टू। इसको फिर एरो के साथ बनाया है, माइनस एस बोले तो ट्रू और आर बोले तो फॉल्स। ठीक है, इसे आगे समझते हैं। तो एफ से टी क्या होता है, मैंने काम नहीं दिया आप करके लाए, ट्रू होता है, तो ट्रू और ट्रू। तो ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और की जगह और। टी से टी क्या होता है, टी से टी होता है ट्रू, एरो, इन दोनों का आंसर भी ट्रू। तो यहां से भी आ जाएगा ये ट्रू, और ये वाला ब्रैकेट भी आ जाएगा ट्रू, तो ओवरऑल आंसर ट्रू। इस तरह से ये सॉल्व करनी है। अगला समझिए, माइनस बाहर है, माइनस पी बोले तो फॉल्स, एरो फॉल्स। ठीक है, ये एक ब्रैकेट दिया है, और यहाँ पे दिया एस बोले तो फॉल्स, एरो फॉल्स। काम नहीं दिया और आप नहीं करके लाए, क्योंकि गारंटेड यही होने वाला है। तो डबल एरो, पी बोले तो ट्रू और फॉल्स। आगे समझते हैं। तो माइनस आ गया, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स होता है और विद ट्रू। इसका डबल एरो दिया है, किसके साथ, टी एंड एफ, एफ आएगा।
इसको आगे सॉल्व करें तो इन दोनों का और कितना आएगा, ट्रू, ट्रू का माइनस ट्रू, डबल एरो एफ, तो ये आएगा एफ डबल एरो एफ। टेबल में जाके देख लीजिए, आंसर आ गया 3। इस पूरे का आंसर क्या आ गया, 3। ट्रू वैल्यू बोले तो 3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो जल्दी से अब 5वें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें बोला है नेगेशन लीजिए। नेगेशन का मतलब क्या है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, और दूसरी बात, अगर आपको जो इंग्लिश आती है वो भी यहाँ पर अपनी शो नहीं करनी है। तो करना क्या है कि जिस स्टेटमेंट में नॉट नहीं है वहां नॉट लगाना है, और जिस स्टेटमेंट में नॉट है वहां से नॉट हटाना है, मतलब रिवर्स करना है। लेकिन अपनी इंग्लिश दिखा के नहीं, सिर्फ अपना कॉमन सेंस दिखा के नॉट है हटा दो, नहीं है लगा दो। जैसे पहला है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। अगला 3 नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशन, तो नॉट हटा दो, तो पहले वाले में क्या होगा, तिरुपति इज नॉट। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में जो नोट लगाया कि 3 इज, तो ये हो जाएगा 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब इसमें से आपका नॉट गायब हो जाएगा। अगले में दिया है रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, तो कुछ होशियार ऐसे करते हैं रूट 2 इज इरेशनल कर देते हैं रेशनल को, तो वो हमें यहाँ होशियारी नहीं दिखानी है बोर्ड में। तो रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, हमें नहीं पता कि रेशनल का अपोजिट क्या होगा, हमें तो नॉट लगाना है या नॉट हटाना है। अगला दिया है पॉलीगन एबीसीडी इज ए पेंटागन, तो अगले में आएगा इज नॉट ए पेंटागन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उम्मीद है आप मेरी बात समझ में आ रहे होंगे, सब इंग्लिश के हैं। तो 7 + 3 ग्रेटर देन 7, यस। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट पी दिया है आपको 7 + 3 ग्रेटर देन 5, तो इसके नेगेशन माइनस पी, इसके दो आंसर होंगे। बोर्ड पे आपकी मर्जी कैसे लिखो, इसे एक तो ऐसे लिख सकते हैं 7 + 3 नॉट इक्वल टू 5, या फिर इसे लिखने का तरीका 7 + 3 लेस देन इक्वल 5, ग्रेटर का लेस देन इक्वल। अगर मैं ग्रेटर नंबरों को छोड़ दूं तो एक इक्वल नंबर बचेंगे और लेस नंबर बचेंगे, इसके ये दो आंसर आएंगे। ये समझ लो कि जो ग्रेटर का नेगेशन है वो लेस देन इक्वल होता है, जो कि आगे वाली आने वाली एक्सरसाइज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, तो इसे नोट करिए। इसके बाद हम आगे जाते हैं और एक्सरसाइज 2 के लिए पढ़ते हैं।